का थोड़ा सा मज़ा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग हमने डेटाबेस पे करी थी, उसके बाद हम यहाँ पर अब सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंटिटी सेट्स। तो हमने बार बार बात करी थी एक्सएमएल के अंदर कि हम एंटिटी सेट्स, और एंटिटी सेट्स असल में क्या होते हैं, तो मैंने मेंशन किया था कि कोई भी टेबल है, टेबल का नाम है जर्नल, तो वो क्या कहलाएगा, वो एंटिटी सेट कहलाएगा। तो डेटाबेस की ज़बान में हम एंटिटी सेट कहते हैं। तो अपनी आदत यही बनाओ जो प्रोफेशनल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इस्तेमाल किया करो। टेबल को टेबल नहीं कहो, तो वो एंटिटी सेट कहोगे तो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस एज अ डेटाबेस स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया, तो ये सारी चीज़ें तुमने कर ली हैं। उसके बाद आ गए हम PHP माई एडमिन पे, और हमने लास्ट क्लास में जो डेटाबेस बनाया था उसी को हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये चीज़ याद रखो, ये गलती नहीं करना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके एसक्यूएल पे चले गए। एसक्यूएल पे डायरेक्ट आके कब जाओगे, जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब डेटाबेस बना रहे हो, एक एनवायरनमेंट सेट कर रहे हो, तो उस वक्त ये काम है। लेकिन जब तुम एंटिटी सेट पे आ गए तो वो एक डेटाबेस के ट्री के अंदर है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम आएंगे एसक्यूएल के अंदर। अब हमारा मेन काम है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो मैं लिखूँगा वो क्या चीज़ होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी, कि अगर मैं एंटिटी सेट बनाने के लिए कुछ लिखूँगा तो वो क्या थी, हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। क्वेरी लैंग्वेज पूरा बताओ, पूरा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। तो हर चीज़ एसक्यूएल को फॉलो करती है, तो यहाँ पर हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। तो आप देखो कैसे होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है एंटिटी सेट को। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए जैसे डेटाबेस के लिए हमने लिखा था क्रिएट, फिर उसके बाद डेटाबेस के लिए हमने डेटाबेस का कीवर्ड इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम टेबल लिखेंगे, क्योंकि एंटिटी सेट हम बोल रहे हैं वो जर्नल फॉर्म है, टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ क्वेरी में अंदर हमें क्रिएट करने के लिए टेबल लिखना पड़ेगा। अब ये हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद आ गया, तो ये रूल्स के हिसाब से हो गए। अब हमें टेबल का नाम देना है, एंटिटी सेट का नाम देना है। तो मैं क्या करूँ, मैं पहला एंटिटी सेट बनाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेन पार्ट होता है, तो वो क्या होता है वेबसाइट के अंदर, वो डेटाबेस में तुम्हारा एडमिन होता है। तो सब जगह हर सिस्टम में आँख बंद करके एडमिन तो होना चाहिए। एडमिन पैनल के अंदर एडमिन की अथॉरिटी होती है कि क्या कर सकता है वो, तो एडमिन की इंफॉर्मेशन सबसे पहली चीज़ है। तो यहाँ पर हम हर स्कूल के सिस्टम का भी एक एडमिन होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका डेटा। तो मैंने देखो क्या किया, डेटाबेस के अंदर ये नहीं था, मैंने लिखा था क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लाइन टर्मिनेटर। यहाँ क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और फिर लाइन टर्मिनेटर ऐड किया। तो अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने, जिसको मैंने बोला था कि हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और फील्ड्स भी कह सकते हैं, जो हमने स्लाइड में देखी थी। तो वो चीज़ यहाँ पे कॉलम नेम नहीं बोलोगे, तो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स बोलोगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहला काम क्या डालूँ मैं एडमिन का। ये भी एक्सएमएल में इम्पॉर्टेंस बताई थी कि क्या चीज़ डेटाबेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्या होती है तुम्हारी, तुम हर चीज़ किससे मैनिपुलेट करते हो एप्टिक के अंदर, क्या पूछा जा, एंटिटी तो इसके अंदर आएगी ना, एंटिटी तो डालने के लिए तुम एट्रीब्यूट बना रहे हो। हाँ, आईडी इंपॉर्टेंट होती है ना, सबसे मेन पार्ट होता है, और वो क्यों था वो मैंने सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो वो खैर आगे भी बहुत सारी डिस्कशन है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ एक चीज़ है, मैं कुछ स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये स्मॉल में भी हो जाएगा लेकिन कैपिटल में लिख रहा हूँ, वो पैटर्न है। तो एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ कॉलम का नाम, एट्रीब्यूट का नाम लिख रहा हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी क्या है कि हम एडमिन अंडरस्कोर ID करें, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो माइनस का साइन नहीं लगाना, अंडरस्कोर लगाना है किसी अगर चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ हो गई। अब कोई भी टेबल एंटिटी सेट बनता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि तुम क्या करते हो, पहले तुमने नाम दिया,
फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप आती है। तो इसको तुम अपने पास रजिस्टर में ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो जर्नलाइज करने के लिए कि पहले एट्रीब्यूट नेम, फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम, फिर डेटा टाइप, फिर आगे कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट खैर अभी हम नहीं देख रहे। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया। अब मैं स्लाइड खोल के ऐसे सारी डेटा टाइप्स को दिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ कि फ्लो के साथ चलो, उसके साथ तुम्हें डेटा टाइप जो, क्योंकि डेटा टाइप बुक के अंदर इतनी है, हर चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। उसके अंदर ज्योमेट्री की भी डेटा टाइप है, उसके अंदर सब चीज़ें तो कॉमनली कुछ होती हैं प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट, वो डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, हमने एडमिन आईडी रखी, तो हम क्या रखना चाह रहे हैं उसको एज अ नंबर। तो अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये हमारे पास हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। तो इंटीजर का मतलब कि नंबर जा सकता है बस। सही, यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसके आगे अब देखो दूसरा एट्रीब्यूट का नाम डालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे कॉमा, उसके बाद आ जाओगे। अब देखो स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया। इसका मतलब है पहले एट्रीब्यूट का नाम आएगा, फिर उसके बाद डेटा टाइप आएगी। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब एडमिन का नाम जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, नंबर नहीं है। तो जहाँ स्ट्रिंग और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आए, जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ते थे, वही चीज़ कैसे बनी हुई है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, वैर कैर। तो वैर कैर का मतलब क्या है, वैर कैर का मतलब है कि हम स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होना चाह रहे हैं। तो आप देखो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 255, लेकिन हम पूरी मेमोरी कंज्यूम नहीं करते। हमें क्या करना होता है, हमें करना है जितना यूटिलाइज करना है, जितना नेम की रिक्वायरमेंट होगी उतना हमने लेंथ दे देनी है। तो 255 पूरी है, कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है 30 भी अगर दे दो तो एक्सेप्टेंस है, नाम की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, अगर एड्रेस की बात कर रहे हो तो एड्रेस में 255 अगर कंज्यूम कर लो तो वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एड्रेस लेंथी होता है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ समझ में आ गई भाई, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या क्या जर्नल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या होगा बताओ भाई अब्दुल कलीम, और क्या डालूँ मैं, एड्रेस, एज, तो यहाँ पे एड्रेस आया। एड्रेस भी क्या है, स्ट्रिंग होता है। अब एड्रेस में कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रिंग भी होता है, नंबर भी होता है, तो वैरकेर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जर्नल प्रोजेक्ट में भी पीएचपी में जब डेटाबेस बनाओगे तो आंख बंद करके वैरकेर को यूज़ करते हैं। सिंपल सा आसान सा तरीका होता है, कोई मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं कि ये डेटा टाइप यूज़ करो, ये डेट, तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। तो एड्रेस में भी मैं क्या बोलूँ, मैंने 150 दे दिया, ये मेरे हिसाब से मैंने जो अज्यूम किया कि इतना भी काफ़ी है। 255 इसमें भी यूटिलाइज करने की ज़रूरत, कॉमा, और क्या दे दिया, एडमिन एज। अब एडमिन एज नंबर होता है, क्या यूज़ करूँगा, इंटीजर। तो यहाँ पर एडमिन एज आ गई। फिर हमारे पास और नीडी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, एडमिन कॉन्टैक्ट। तो एडमिन कॉन्टैक्ट में क्या करोगे, यहाँ पर भी स्ट्रिंग होता है, बीच में क्या आता है, कॉन्टैक्ट नंबर के हाइफन आता है, या फिर अगर फ़ोन नंबर ले रहे हो तो उसमें +92 लगता है, या फ़ोन नंबर अगर वो वाला है PTCL तो उसमें चेंज होती हैं कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ कहाँ एक्सेप्टेबल होगी, वो चीज़ तुम्हारी वैर केयर के अंदर होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं 20 भी ले लूँ तो 20 मैक्सिमम लेंथ हमारे पास काफ़ी है। तो ये लेंथ डिफ़ाइन कर रहे हो और डेटा टाइप डिफ़ाइन कर रहे हो। तो इसको जर्नल, जो मैंने अभी बात की थी कि जर्नली अगर नोट करना चाहो तो जर्नली भी, जर्नल से क्या होगा, हर जगह पुट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब मैं यहाँ पर डेट का पैटर्न ऐड कर सकता हूँ। तो हम देखो जो ज़रूरत है ना डेटा की, मैं डेटा टाइप्स उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं एडमिन रजिस्ट्रेशन डेट, ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई रजिस्टर हो रहा है, किस टाइम पे रजिस्टर, किस डेट को रजिस्टर हो रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन डेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी इस तरीके से। ये नाम खुद भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, जितना छोटा रखो उतना बेहतर है। इतना बड़ा नाम नहीं रखो क्योंकि तुम्हें आगे और चीज़ें करनी होंगी तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पर नाम छोटा रखो, कोशिश करो।
एडमिन को भी अगर कर रहे हो तो मैं एडमिन कर रहा हूँ, एडी कर दो समझने के लिए, फील्ड का नाम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँ, मैं इसकी डेटा टाइप डालूँ डेट, 3 डेटा टाइप तुम्हें एक्सप्लोर हो गई कि एडमिन रजिस्ट्रेशन डेट ये आ गई। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें देखो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इसको ऐसे चलाओगे, हमने क्रिएट डेटाबेस किया था, तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर फॉलो किया होगा, तो मैंने क्या बोला था, कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होती है क्वेरी, लेकिन ये क्या होती है, चली जाती है। ये पिक्चर से ये बॉक्स जो है ये रिमूव हो जाता है। ये रिमूव क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ देखो क्या है, रिटेन क्वेरी बॉक्स, तो ये जो ऊपर क्वेरी बॉक्स है इसको रिटेन रखना है, यानी कि मुझे रखना है कि भाई जो क्वेरी चलाई है वो भी प्रेजेंट रहे और नीचे मेरे पास रिजल्ट भी आ जाए, वो जो मैसेज आता है कि क्वेरी को इतना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में। सही है, समझ में आ रही है भाई चीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसको क्या करें, कंट्रोल प्लस एंटर, तो मेरे पास देखो क्या हुआ, पहले क्रिएट डेटाबेस में किया था तो क्या हुआ था, गायब हो गया था क्वेरी बॉक्स। इस पर चेक मार्क किया तुमने तो यहाँ पर ये बॉक्स तुम्हारे पास अभी भी उसी स्टेट पे रिटेन है, रखा हुआ है उसने। नीचे तुम्हारे पास मैसेज आया कि भाई ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर क्वेरी कितना टाइम ले रही है, मिली सेकेंड का टाइम ले रही है, 0.0012 सेकेंड, और क्वेरी भी बता रहा है तुम्हें कि तुमने क्या क्वेरी चलाई। और साइड में देखो एक नई चीज़ आ गई, क्या आई, तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिन का टेबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। तो डेटाबेस सेलेक्ट करना पहले क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहले डेटाबेस सेलेक्ट करो जहाँ एंटिटी सेट बना रहे हो। तो एंटिटी सेट बनाया हमने और यहाँ पे आके चेक किया तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से एडमिन आईडी, अभी इसको छोड़ दो, ये क्या आ रहा है, ये चीज़ क्या है, अभी सिर्फ क्रिएट करने पे ध्यान दो कि यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे सारी चीज़ें तो जो डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स आ गए। अब ये एट्रीब्यूट सेट हो गए, ये एक्सेल में भी ऐसे ही काम होता था, लेकिन अब ये इन्वायरमेंट ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, रूल्स होंगे, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ये एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। अब इसमें रिकॉर्ड्स जो डालोगे वो नीचे आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हें बराबर में एक पैनल नज़र आ रहा है, पैनल के अंदर स्ट्रक्चर, ये किस लिए है, ये टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कि मैंने जो डेटा टाइप्स लिखी हैं वही एक्सेप्ट हो रही हैं, कितनी हो रही है, किसी को अगर शो करना है, किसी को अगर बताना है कि देखो ये स्ट्रक्चर है मेरे टेबल का, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ सारी डिटेल आ रही है। ये क्या है, ये जो चीज़ें अभी तुम्हारे पास आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक में आएंगी, तो अभी इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो चीज़ है तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट लेंथ के साथ कोई एक चीज़ है, वो समझने की ज़रूरत है कि हमने वेर केयर में तो चीज़ बताई थी, वेर केयर में हमने बाकायदा लेंथ डिफाइन करी थी, तो टाइप हमारे पास आ रही है और नेम। अभी हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। तो वेर केयर में तो आ गया, इंटीजर में क्या हुआ, उसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ क्या होती है, 11, जैसे मैक्सिमम मैंने बताया 255 होती है, तो इंटीजर में डिफ़ॉल्ट, अच्छा इसको छेड़ो भी नहीं कि तुम्हारे जहन में आया कि इंटीजर को मैं क्या कर दूं, क्योंकि इंटीजर में कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। इंटीजर में इंट होता है, टाइनी इंट होता है और बिग इंट होता है, तो वो डेटा के हिसाब से दिया हुआ है वो, तो डेटा टाइप का साइज होता है। तो इंटीजर में नंबर इतना बड़ा एक्सीड करता ही नहीं है, स्ट्रिंग में एक्सीड करता है नंबर। तो मुझे ये ख्याल है कि मैं 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, तो ऐसा नहीं है, इंटीजर लिखो तो इंटीजर एक्सेप्ट होगा और वो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, वो इसका एक्सेप्टेबिलिटी ले लेगा। और यहाँ पर तुम लेंथ डालोगे, वो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इससे बड़ा होना चाहिए तो वो अगली डेटा टाइप है बिग इंट और टाइनी इंट, उसको भी करके देखेंगे, अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई यहाँ पे आओ और यहाँ पर ये चीज़ करो कि भाई यहाँ पर पूरा टेबल क्रिएट करो, एंटिटी सेट। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ मेरे पास ये कुछ आ रहा है, क्वेरी ला रही है, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक बटन आ रहा है मेरे पास, क्या है, गेट ऑटो सेव क्वेरी। अच्छा ये हर दफ़ा नहीं चलेगा, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में चलेगा। मैं कहीं से एक्सप्लोर करता हुआ आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर देखो ये क्या हुआ, अब मैंने पहले स्ट्रक्चर खोल लिया। स्ट्रक्चर खोलने के से क्या होगा कि मैंने यहाँ पर वो क्वेरी गेट करना चाहिए कि वो जो क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई थी, तो वो क्या हुआ, वो हमारे पास क्वेरी यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम कहीं और अगर चले गए तो वो मेमोरी में सेव नहीं रखता इतने टाइम तक, तो क्या होगा, वो यहाँ पर तुम्हें नहीं देगा। हाँ अगर तुम डायरेक्ट एडमिन पे जाते, देखते और यहाँ पर आ जाते एक्सक्यूएल के अंदर,
तो वो गेट ऑटो सेव क्वेरी करते हैं तो तुम्हारे पास वो वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ उसको। खैर तो मैं सिर्फ आईडीए के लिए लिख रहा हूँ, अब इसको खुद कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ एक डेटा टाइप लिख के इस तरीके से छोड़ रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर हमने कोई भी काम किया तो सेव नहीं होगा? सेव हो रहा है। क्वेरी सेव करना, क्वेरी का किसी का लेना देना नहीं है। कंपनी तुमसे बनवाएगी डेटाबेस, उसको ये नहीं चाहिए क्वेरी क्या चला रहा था। क्रिएट करते वक्त डेटाबेस में क्वेरी क्या चली है, ये लॉजिकल समझो ये चीज़ कॉन्सेप्ट। क्वेरी जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हद तक का काम है। जो तुम्हारा इम्पोर्टेंस है वो तुम्हारा स्ट्रक्चर है। एडमिन का डेटाबेस में टेबल बन गया, एंटिटी सेट बन गया, वही चीज़ चाहिए। क्वेरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जीक्यूशन के लिए होती है कि वो टेबल्स बनाना चाह रहा है, वो एसक्यूएल को यूज़ करेगा। तो सेव रखना स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सेव रखने की बात होती है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न सेव, ये रूल नहीं होता डेटाबेस के अंदर कि तुम सेव करके, वो सेव करके क्या रखोगे, वो सेव करके ऐसे रखोगे कि नोटपैड पे रख रहे हो सेव करके। तो वो स्टूडेंट की प्रैक्टिस पर्पजिंग के लिए। बाकी मेन पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा यहाँ काम इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हुआ, क्वेरी का काम ख़त्म। तुमसे ये नहीं पूछेगी कंपनी आपने कौन कौन सी क्वेरी चलाई थी इस डेटाबेस को बनाने में, उसको डेटाबेस मिल गया, ख़त्म बात। तो ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो ये चीज़। तो यहाँ पर खैर जो मेन चीज़ें थी, वेर कैर यूज़ किया था मैंने, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और डेट की, एक डेट का यूज़ किया था जो नई डेटा टाइप थी, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दूँ। और डेट में यहाँ पर मैं इस तरीके से रखूँ। सही है, इसको क्रिएट करो पहले, फिर उसके आगे हम मज़ीद चीज़। अभी देखो यहाँ पर वीएनसी पे आ जाओ। चलो यहाँ पर देखो हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ क्या है। अब यहाँ एक जो वर्ड मैंने बोला था एसक्यूएल के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, क्या बोला था, क्रड। क्रड का मतलब किसी को याद है क्या था, क्या था माविया? हाँ, क्रिएट, रिट्रीव से ज़्यादा रीड, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो मैंने बोला था सीक्वेंस होता है, तो ये हर जगह यही चलता है। तो अब हमें टेबल में करना क्या है, हमें क्रड अब स्टार्ट होगा। वो जो तुम्हारा था वो तुम स्ट्रक्चर बना रहे थे, तुमने टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, तुमने बोला कि डेटा कैसा आना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें बताई। अब जो तुम काम करोगे वो इस पर क्या करोगे, वो तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे क्रड की। तो अब सबसे पहले डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो वो जो इंसर्शन है वो किस में आ रही है तुम्हारी, वो आ रही है तुम्हारी क्रिएट के अंदर। यानी कि अभी जो तुम इंसर्शन करोगे वो इस तरीके से होगी कि भाई क्रड का पहला पार्ट क्रिएट, इसका मतलब है इंसर्शन करना टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट में विथ रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर देखो एसक्यूएल में आए, अब हमें क्वेरी दूसरी लिखनी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी लिखनी है इस तरीके से, इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमें लिखना है टेबल का नाम जो हमने टेबल बनाया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर जितने कॉलम्स हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनके नाम देखो यहाँ पे शो कर रहा है, और वो रिकमेंड भी करता रहेगा तुम्हें। एडमिन आईडी, एडमिन नेम, एडमिन एड्रेस, सीक्वेंस में शो करता रहेगा। तुम्हें आँख बंद करके बस यहाँ पर उसको ऐड करते रहना, एडमिन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर एडमिन रजिस्ट्रेशन डेट। अब यहाँ ये काम हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर चल रहा है इस क्वेरी का, इंसर्ट इनटू। उसके बाद जो करना है, अब ये तुमने एट्रीब्यूट्स तो दे दिया, अब बारी है कि इन एट्रीब्यूट्स के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड्स क्या डेटा जाना चाहिए। तो वो डेटा क्या करोगे, वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर ऐड करोगे अपना डेटा कॉलम के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे देखो एडमिन आईडी है, एडमिन आईडी मेरे पास सबसे पहले आएगी, तो मैंने क्या रखा था, इंटीजर। तो अब मुझे कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 डाल दिया। लेंथ 11 है, मैंने एक लेंथ यूटिलाइज करी है बस, तो मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद अब अगला जो है वो है एडमिन नेम, इसको क्या रखा था हमने, वैर कैर। तो अब वैर कैर जब रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बगैर सिंगल कोट्स के यहाँ पर नहीं कर सकता।
तो सिंगल कोट्स स्ट्रिंग की पहचान है, तो हमें क्या करना है, varchar जो अंडरस्टैंड करेगा वो इस तरीके से करेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस भी varchar है, तो यहाँ पर हमने क्या किया इस तरीके, कोड्स में अगर डाल सकते हैं। नहीं डबल कोट्स में भी नहीं, ये पैटर्न है, सिंगल कोट्स ही एक्सेप्ट होंगे और इसी तरीके से तुमने कहा डबल कोट्स में एरर दे देगा। तो यहाँ पर देखो एडमिन एड्रेस हो गया, और उसके बाद एज तुमने डिफाइन करी, एज यहाँ पर, अब एज नंबर रखी थी, फिर हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा। उसके बाद तुम्हारा क्या है अगला, अगला तुम्हारे पास है, इसको क्या करें नीचे ले आए हम इस तरीके से, और यहाँ अगला हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अगेन इसके अंदर आएगा, हाइफन लगाना है, जब भी हमने varchar रखा था, और इसमें हमने इस तरीके से कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है, डेट। डेट भी स्ट्रिंग में जाएगी, लेकिन डेट का एक फॉर्मेट है जो कि ये तुम्हारा एक्सेप्ट करेगा क्रिएट करते वक्त। क्या फॉर्मेट है कि भाई पहले क्या आना चाहिए, पहले ईयर आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद तुम्हारी डेट आएगी। तो ये रिस्पेक्टिव पैटर्न है डेट डेटा टाइप का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डेट क्या है, हमारे पास आज की डेट डाल देते हैं 27 और यहाँ पर 3 मंथ। तो यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर लगाया। अब क्या करना है, रिटेन क्वेरी बॉक्स किया हमने, और यहाँ पे आके कंट्रोल ए और क्या कर दिया, कंट्रोल एंटर। तो हमारे पास क्या हुआ देखो, अब पहले जो चीज़ थी वहाँ पर क्या आता था, ये तो हो रहा होता था, लेकिन उससे पहले होता था 0 रॉज इंसर्टेड, क्योंकि वो इंसर्ट हो ही नहीं रही होती थी, वो क्रिएशन हो ही नहीं रही होती थी, कुछ भी नहीं हो रहा होता था, वो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास मेंशन कर रहा है 1 रॉ इंसर्टेड, तो वो 1 रॉ इंसर्टेड हो गई। अब हम कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ पर तुम कॉपी करके इसको रख लो सेव करके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ ताकि मुझे नहीं लिखना पड़े दोबारा ये, तो मैं बताने के लिए, तो मैं यहाँ नोटपैड पर डाल देता हूँ इसको, यहाँ डाल दिया, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ किसमें, एडमिन, ओके किया। तो देखो क्या हुआ, वही एट्रीब्यूट्स थे, उसी एट्रीब्यूट्स के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट हमारे पास वो रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। तो CRUD ऑपरेशन में पहला पार्ट मुकम्मल हो गया कि हम किस तरीके से क्रिएट। अब तुम्हें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालना, तो मल्टीपल क्या होगा, क्वेरी को रिपीट कर दो। तो यहाँ पे जैसे क्वेरी है तुम्हारे पास, यहाँ इसी को किया तुमने और इसी को क्या करते रहे। इसका एक और भी तरीका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे यहाँ पर, अभी हम फिलहाल इसको ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब देखो ये जो फिल कर रहा हूँ, लॉजिकली बताओ ऐसा होना चाहिए या नहीं, क्यों, वो भी रिपीट हो रहा है, हाँ क्या रिपीट हो रहा है, पर जो इंसर्ट इनटू वाली लाइन है वो भी। हाँ लेकिन उससे ज़्यादा लॉजिकल क्या है, क्या चीज़ गलती हो रही है यहाँ। सर इसके अंदर बार बार आप वैल्यूज बार बार आ रही है, और ऊपर जो आपने एडमिन नेम की सब लगा हुआ है, ये बार बार आ रहा है। नहीं 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 नहीं, क्वेरी को नहीं देखो, मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ, मैंने फर्स्ट लाइन में सब कुछ होता है। नहीं मैं लॉजिकल पूछ रहा हूँ, बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ लॉजिकली क्या गलत है। जो एक्सेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती वो यहाँ है, लेकिन अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ बनाया है टेबल, उसके अंदर कुछ भी नहीं मेंशन है। तो अब ये यहाँ गलती क्या है, लॉजिकल सेम डेटा नहीं जा रहा, एक ही रिकॉर्ड बार बार जाएगा ना। इंसर्ट इनटू में वैल्यूज चेंज होनी चाहिए ना। अब इजहान काशिफ का रिकॉर्ड है वो एक ही दफ़ा जनरेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँ और रिटेन क्वेरी बॉक्स करूँ और यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर दूँ। क्या हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कितनी क्वेरीज हुई, तो यहाँ पे देखो 1 रो इंसर्टेड, इतना टाइम लगा। यहाँ पे तो देखो टाइमिंग में भी डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है, पहली क्वेरी को चलने में ज़्यादा टाइम लगा है और दूसरी क्वेरी को चलने में बहुत कम टाइम लगा। तो वो अपने हिसाब से, वो हमारे पास कंप्यूटर की उस पर होता है, हार्डवेयर पे वो कितना कैसे करता है, कैसे लेता है, वो तुम्हारे पास अलग टाइम होगा। तो देखो यहाँ पे बताना मकसद ये है, क्वेरी चलाई लेकिन इसके अंदर अभी कोई रूल्स डिफाइन नहीं हुए हुए कि ये हमें रोके, ये हमें रोक ही नहीं रहा। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आईडी भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गई,
रिपीटेशन हो गई, नाम भी रिपीट हो गया। अब देखो लॉजिकली क्या है, नाम पे रूल अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं आगे रूल्स की बात करूंगा तो रूल्स में क्रिएट कर रहे होगे तो नेम पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कोई। अगर सोचो लॉजिकली तो नेम पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि एक दफ़ा नेम आ गया तो वो बार बार नहीं आए, होगा ऐसा? हाँ, तो ज़रूरी ये है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी पॉइंट ये है कि भाई हर जगह रूल्स को अप्लाई नहीं कर रहा, लॉजिकली सोचना है कहाँ ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है? आईडी पे। आईडी पे ये होना चाहिए कि भाई पहला अगर 1 है तो 1 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे फ्लैट फाइल सिस्टम में मसला था कि वहाँ कोई तुम रूल सेट नहीं कर सकते। फ्लैट फाइल सिस्टम का मतलब जो मैंने वर्ड याद रखना है, ये फ्लैट फाइल सिस्टम, एक्सेल एक एग्जाम्पल है उसकी। तो एक्सेल में ये सब रूल सेट नहीं हो सकते कि 1 2 3 कर रहे हो, क्या चीज़ रोकना है, क्या करना है, वो सब यहाँ है। तो अभी हमने जो टेबल बनाया ना वो बगैर कंस्ट्रेंट्स के, वो इनिशियल स्टेप है। तो ये बताना मकसद था कि डेटाबेस में अभी इसको भी रोकना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो अब तुम्हारा पहला काम ये है कि भाई तुम इंसर्ट करके देखो और लॉजिकली करके देखो, ऐसे नहीं करना, रिकॉर्ड चेंज करना। अगर 1 है तो सेकंड क्वेरी जो कॉपी पेस्ट करो तो उसमें नया रिकॉर्ड डालो। हाँ, नाम रिपीट हो जाए, जो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं वो रिपीट करो, और जो नहीं हो सकती उसको चेंज कर दो। एज रिपीट हो सकती है, नेम रिपीट हो सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट में ऐसा हो सकता है कि अगर 2 भाई हैं तो ये रूल्स पे सोचना पड़ेगा। 2 भाई हैं तो फादर का कॉन्टैक्ट डाल रहा है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन फिर अप्लाई नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से सोच के इंसर्ट करना थोड़ा सा डेटा। करो ज़रा क्वेरी में, यहाँ नोटपैड पे ओपन कर रहा हूँ, इसको करो इम्प्लीमेंट वाला काम, तो उसको करते रहे। हम आ जाते हैं रीड पे। क्रिएट हो गया, रीड किस तरीके से करना है। अब देखो रीड कर रहे हो तो यहाँ पर एक क्वेरी चलती है, जब यहाँ क्लिक करते हो ना तुम्हें ऊपर कुछ नज़र आता है, वही रीड का परसेप्शन है। क्या है कि यहाँ पर क्या करना होता है, अगर फैच करना है रिकॉर्ड तो अब तुम्हारे पास पार्ट आ गया सेकंड कि तुम्हें क्या करना है। अब क्रिएट हो गया, सेकंड पार्ट आ गया रीड, यानी कि फैच द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब स्पेसिफिक भी हो सकता है और पूरा टेबल भी हो सकता है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा वो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या लिख रहा हूँ। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, क्या आएगा, टेबल का नाम। तो ये किस लिए होता है कि हमें टेबल को अगर रीड करना है तो हमने बोला सेलेक्ट स्टैरिक का मतलब है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स सब देखने हैं मुझे। फ्रॉम कहाँ से देखने, एडमिन से। तो ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हें अभी नज़र आया था, जब मैं क्लिक करता हूँ तो यही क्वेरी ऊपर शो कर रहा होता है। तो वो यही क्वेरी किस लिए, वो रीड क्यों करवा पा रहा है, वो टेबल दिखा रहा है तुम्हें। तो वो टेबल इसलिए दिखा रहा था कि उसके पीछे क्या चल रही थी, ऑटोमेटिकली क्वेरी चल रही थी। तो मैं क्या करूँ, मैं रिटेन क्वेरी बॉक्स करूँ और यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूँ। तो अब देखो इंसर्शन हो रही थी तो रिकॉर्ड नीचे नज़र नहीं आ रहा था, क्रिएट किया तो रिकॉर्ड नीचे नहीं नज़र आ रहा। इसका आउटपुट मिलेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि फैच करके देगा, एक गई हुई चीज़ हमें नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो तुम क्लिक करके देख रहे थे क्वेरी खुद चला रहा था, तो अब तुमने क्या किया, उसको स्पेसिफिक तुमने खुद इम्प्लीमेंट किया ये क्वेरी एसक्यूएल की। तो ये किस लिए है, ये है तुम्हारे पास फैच द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और ऑल रिकॉर्ड्स। तो अभी जो हमने सीखा है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हमारे पास क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स के। तो ऑल रिकॉर्ड्स के लिए हमारे पास ये वाली चीज़ होती है। एक चीज़ और देख लेते हैं, वेयर का क्लॉज, स्पेसिफिक की भी बात कर लेते हैं जब हमने यहाँ पर यही चीज़ आ गई है। तो अब देखो स्पेसिफिक में क्या है कि तुम्हारे पास डेटा क्या है, डिफरेंट है। तो डेटा मेरे पास यहाँ डिफरेंट नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक फैच ही नहीं कर सकता। 10 हैं, 10 ऐसी हैं। तो मैं क्या करूँ, पहले मैं यहाँ आके एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपडेट नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पर डायरी की क्या करते हैं, यहाँ पर आकर मैं इसमें तुम्हें ये बता देता हूँ कि भाई सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एडमिन। तो आप स्पेसिफिक की बात आती है तो क्या करते हो, तुम यहाँ पे यूज़ करते हो वेयर का क्लॉज। ये याद रखना क्या बोल रहा हूँ, वेयर का क्लॉज। तो ये जो क्लॉज का वर्ड यूज़ हो रहा है ये स्पेसिफिक है फॉर डेटाबेस। तो यहाँ पर
वेयर क्लॉज इज यूज्ड फॉर फैच स्पेसिफिक रिकॉर्ड। तो अब स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे फैच होगा, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट, दी हुई रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि यूज़र, तो सबसे स्पेसिफिक चीज़, सबसे मेन चीज़ है कि मैं किसके बिहाफ पे फैच करूं। मैं फैच करूं आईडी के बिहाफ पे, क्योंकि मुझे पता है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आईडी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेयर के बाद मैंने वो वाला कॉलम मेंशन किया कि मैं इसके अगेंस्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आईडी 1 वाले को देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉरी वो एसक्यूएल वाला F5 प्रेस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे गेट ऑटो सेव क्वेरी करते हैं और कंट्रोल एंटर करते हैं, रिटेन क्वेरी बॉक्स करते हैं और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ देखो कुछ एक चीज़ नज़र आ रही है तुम्हें। वेयर के क्लॉज ने क्या काम किया है, ये तुम्हें ऑल रिकॉर्ड्स में नहीं मिल रहा था, उसने 1 ढूंढा है, उसको 1 हर जगह मिला है, तो उसने क्या किया, हाईलाइट किया है यहाँ पर। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्वेरी चलाई है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। तो तुम्हारे पास स्पेसिफिक है, तुमने 1 2 3 डाली आईडी, तो वो स्पेसिफिकली क्या होगा, स्पेसिफिकली इस तरीके से होगा। सही है एडमिन आईडी में जितने बने तो सारे निकाल दिए। हाँ 1, और ये गलत है, ये मैंने पहले ही बताई ना चीज़, कि ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। जब ऐसी लैकिंग आ रही है तो डेटाबेस में आने का फ़ायदा क्या, कि बार बार 1 है तो मुझे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये डेटा रिडंडेंसी कहलाती है, रिपीटेशन कहलाती है। तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए आईडी के पर्सपेक्टिव से, जहाँ होनी चाहिए वो एक्सेप्टेबल है। तो ये वाली चीज़ याद रखना कि ये डेटा रिडंडेंसी, क्योंकि मैंने एरर क्रिएट किया था टेबल के अंदर, तो मैं समझाने के लिए, तो मैं बोला था कि सही रखो डेटा, तो वो इसलिए बोला था। तो यहाँ पर तुम लिखोगे 1 तो कौन सा आएगा, सिर्फ एक ही दिखाएगा तुम्हें। उसको करो जल्दी से, 2 मिनट है, उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करो। डायरेक्टली वेयर के क्लॉज के साथ कर लो।